Like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. हाँ जी, करें शुरू। श्री गणेश। हाँ, अकाउंट्स की पहली क्लास आप लोगों की। तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, जैसा कि अपन लोगों ने डिस्कस किया था, अपन स्टार्ट कहाँ से करेंगे? आपके चैप्टर सेकंड से, अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अकाउंटिंग मतलब डेटास को रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। तो रिकॉर्ड करने के लिए जो सबसे पहले जो फेज आता है, वो फेज क्या होता है? दैट इज जर्नल एंट्रीज। कि आप सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में किसके थ्रू रिकॉर्ड करेंगे? एंट्रीज के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे। और वो एंट्रीज कहाँ रिकॉर्ड होती है? उस बुक का नाम दे देते हैं हम क्या? जर्नल। ओके, चलिए तो देखते हैं आखिर अकाउंटिंग करने का, ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करने का, जिसकी हम लैंग्वेज के थ्रू बात कर रहे थे कि अकाउंटिंग एक लैंग्वेज होता है। तो लैंग्वेज कैसे होती है, कैसे बनती है, कैसे अपने को उस ट्रांजैक्शंस को बुक्स में लिखना होता है। ओके, हाँ जी। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या पता होने चाहिए? कुछ रूल्स पता होने चाहिए ऑब्वियसली। उस रूल्स की कैटेगरी में अपन जब देखते हैं वन बाय वन, लिखते चलना मेरे साथ। सबसे पहले जो मैंने आपको कल भी कहा था कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें से अपने को क्या डिटरमाइन करना होता है? सबसे पहले तो अकाउंट्स डिटरमाइन करने होते हैं। जैसे मैंने आपको पैसा दिया, कैश दिया, तो उसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, आपका नाम इफेक्ट हो सकता है, किसी सर्विस के लिए आपको दिया तो सैलरी अकाउंट इफेक्ट हो सकता है, किसी एक्सपेंस, किसी और एक्सपेंस के लिए मैंने दिया तो एक्सपेंस अकाउंट इफेक्ट हो सकता है, आपसे मुझे पैसा मिला तो कैश अकाउंट, एक तो कैश आया, क्यों मिला? किसी ने तय करा का किसको इनकम रहा होगा तो इनकम का अकाउंट बना देंगे, कमीशन अकाउंट, डिविडेंड अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या बनेंगे? कुछ अकाउंट्स में हम लोग बात करेंगे। अब देखते हैं वो सब क्या है, तो हेडिंग लगाओ। सबसे पहले तो हम इन सारे अकाउंट्स को कुछ कैटेगरी में डिवाइड करने जा रहे हैं, तो लगाइए हैशटैग कैटेगरीज ऑफ अकाउंट। कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स, जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी अकाउंट्स हैं, उन सबको हम कैटेगरीज में डिवाइड करने जा रहे हैं, ब्रॉड कैटेगरीज में। देयर आर 3 broad categories. There are 3 broad categories in which all accounts are covered. तो हमने क्या किया है? सारे अकाउंट्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। क्या आप बता सकते हैं वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो अकाउंटिंग करने के लिए हमने क्या कर दिया? इन सारे अकाउंट्स को 3 पार्ट में, 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन किया गया। फर्स्ट, रियल अकाउंट। फर्स्ट रियल अकाउंट, लिखिए इसमें, these are the assets of the organization. These are the assets of the organization. मतलब क्या हुआ? आपने कभी बैलेंस शीट देखी है? हाँ सर, हमने तो देखी है। बैलेंस शीट मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि आपके पास क्या क्या एसेट्स हैं, क्या क्या लायबिलिटीज हैं। तो एसेट साइड में आप बिल्डिंग देखते हो, फर्नीचर देखते हो, प्लांट एंड मशीनरी देखते हो, कैश देखते हो, स्टॉक देखते हो। ये सब क्या है? ये सब रियल अकाउंट्स हैं। दीज आर द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस।
और रियल अकाउंट्स में हमने क्या रखा है, एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सर लाइबिलिटी साइड में कोई रियल अकाउंट नहीं होता है? नो, लाइबिलिटी साइड में कोई रियल अकाउंट नहीं होता है। कैपिटल नो, डिबेंचर्स नो, लोन नो, कोई भी रियल अकाउंट आपको लाइबिलिटी साइड में नहीं मिलेगा, और ना ही P&L में मिलेगा, क्योंकि P&L में क्या आता है, एक्सपेंसेस और इनकम्स। वो तो नॉमिनल अकाउंट सिखाया था आप लोगों को 11th क्लास में, राइट। तो एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर द रियल, बट ऐसा नहीं कि सारी की सारी एसेट्स ही रियल हो। एसेट साइड में तो डेटर्स भी आते हैं, बैंक अकाउंट भी आता है, वो पर्सनल की कैटेगरी में आएंगे। क्लियर है, क्योंकि डेटर कौन है, एक इंसान है कोई या ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, तो उसको रियल अकाउंट में नहीं रखा गया। क्लियर, तो दीज आर द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर टू सब कैटेगरीज, देयर आर टू सब कैटेगरीज, इसमें भी कैटेगरी है, हाँ जी। देयर आर टू सब कैटेगरीज इन रियल अकाउंट। बताएगा कोई? हाँ जी, नो, रियल अकाउंट्स तो एसेट्स होते हैं, राइट। तो एसेट्स होते हैं तो एसेट्स का बैलेंस तो हमेशा और हमेशा डेबिट ही होता है। ऑल डेबिट बैलेंसेस आर ट्रांसफर टू द एसेट साइड एंड ऑल क्रेडिट बैलेंसेस जिनको आगे कैरी करना है वो कहाँ ट्रांसफर होते हैं, लाइबिलिटी साइड में। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना। सारे जितने भी डेबिट बैलेंसेस जो आपको नेक्स्ट ईयर कैरी करने हैं वो एसेट साइड में आते हैं। ऐसे सारे क्रेडिट बैलेंसेस जो आपको नेक्स्ट ईयर कैरी करने होते हैं वो लाइबिलिटी साइड में आते हैं। ठीक है ना, ये सब आपने 11 में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, बट ठीक है, रिकॉल होगा ना, अभी आगे से आगे देखो रिकॉल होता जाएगा। ओके, तो सर डेबिट क्रेडिट तो नहीं हुआ, तो देयर आर टू सब कैटेगरीज इन रियल अकाउंट, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं। अच्छा, मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, उससे शायद आप कैटेगरी डिफाइन कर सको। बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। यस, इट इज टेंजिबल और इनटेंजिबल। ठीक है ना, तो रियल में भी दो कैटेगरी है, एक टेंजिबल रियल और दूसरा इनटेंजिबल रियल। तो लिखते हैं फर्स्ट टेंजिबल रियल। तो ऐसी एसेट जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो कहलाएंगी क्या, टेंजिबल रियल। लिखिए द अकाउंट्स ऑफ दोज थिंग्स, द अकाउंट्स ऑफ those things which can be touch, जिन्हें छुआ जा सकता है, which can be touch, देखा जा सकता है और छुआ जा सकता है। ओके, एग्जाम्पल, हाँ जी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कैश। कैश इज अ रियल अकाउंट, कैश इज अ रियल अकाउंट, बट बैंक बैलेंस इज पर्सनल अकाउंट। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि बैंक बैलेंस मतलब बैंक अकाउंट, एक पार्टी हो गई बैंक, तो वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। ठीक है ना, ओके। इंटेंजिबल रियल में लिखो, इंटेंजिबल रियल, intangible real account, these accounts represents such things which can't be touched, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता। सिंपल, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता। एग्जाम्पल, गुडविल, पेटेंट, गुडविल क्या होता है सर, रेपुटेशन। सोडानी स्वीट्स देखा है, ओके। रावत मिष्ठान भंडार देखा है, अपने जयपुर के हैं, है ना। और डीसीसी देखा है, हाँ देखा है, ठीक है ना। तो दीज आर द, ये जो नाम से पता चला है कि यार इतने सालों से ये बिजनेस कर रहे हैं, तो इनका क्या है,
हाँ गुडविल है, क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किए हैं। ओके, पेटेंट कोई भी इन्वेंशन जो आप अपने नाम में, कोई भी ऐसा चीज जो आप अपने नाम में रजिस्टर करवा रहे हो, पेटेंट करवा रहे हो, कि अब वो कोई भी प्रोडक्शन करेगा तो क्या होगा, मेरे को पैसा मिलेगा, मुझसे पूछ के ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। पेटेंट क्योंकि मेरे नाम में पेटेंट करवा रखा है, जब तक मैं अलाउ नहीं करूंगा तब तक कोई उसको वापस रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता उस प्रोडक्ट को। ओके, ट्रेडमार्क बिजनेस से रिलेटेड, हाँ जी, ट्रेडमार्क इसको भी रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है। कॉपीराइट, मैंने बुक पब्लिश किया और एक कॉपीराइट ले लिया, दैट मीन्स उस कंटेंट को आप कोई दूसरा अपने नाम से हाँ रिपब्लिश नहीं कर सकता। ओके, तो दीज आर द इंटेंजिबल, ये सब मेरी एसेट्स तो हैं, इनकी वैल्यू है, बट क्या मैं इनको देख सकता हूँ, छू सकता हूँ? नहीं, इनको मैं देख और छू नहीं सकता, बस फील किया जा सकता है, यस। क्योंकि अब आप कहोगे सर देख तो सकते हैं, है ना, पेटेंट है वो कागज में मिलेगा, बट वो कागज की वैल्यू इतनी है क्या जो एक्चुअली पेटेंट का वैल्यू आप टर्म कर रहे हो? नहीं ना। ओके, तो विच कांट बी टच। ओके, सो दिस इज रियल अकाउंट। नाउ सेकंड वन, रियल के बाद पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, इसमें लिखिए द अकाउंट्स which relate to the accounts which relate to an individual firm, company or an institution are called personal account, ओके। तो ऐसे अकाउंट जो किससे रिलेट कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल, राम, श्याम, मोहन, सोहन, रीता, सीता, गीता, ठीक है ना, चिंटू, ठीक है ना, इन सब से। फर्म, पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, मतलब जो एक बंदा चला रहा है, पार्टनरशिप फर्म मतलब दो या दो से ज्यादा लोग, पार्टनर होने के लिए दो जन तो चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा। ओके, कंपनी, जानते हैं कंपनीज पढ़ के आए हैं, यस, मतलब और ज्यादा स्किल की जरूरत है, और ज्यादा पैसे की जरूरत है, पार्टनरशिप फर्म से भी काम नहीं चल रहा है, हमें और ज्यादा पैसे का रिक्वायरमेंट, और बड़ा बिजनेस करना है, तो आप उसको कंपनी फॉर्मेट में भी बना सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। और इंस्टीट्यूशन जैसे लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना, क्लब, सोसाइटीज, गवर्नमेंट, ये सब किस में आता है, पर्सनल अकाउंट्स में आता है। अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है, कोई तो आपको जीता जागता इंसान दिखाई दे रहा है, कोई आपको सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन दिखाई दे रहा है, और कुछ और जो केवल उस इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑल्सो, सब कैटेगरीज। तो लिखिए 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स आर, पर्सनल अकाउंट में भी तो 3 तरह के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स आर, क्या क्या? फर्स्ट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में कौन आएगा, आप और मैं, जीते जागते इंसान। तो लिखो इट कवर्स अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, ब्रैकेट में लिख दीजिए क्रिएशन ऑफ गॉड, जिसे भगवान ने बनाया, क्रिएशन ऑफ गॉड। एग्जाम्पल, राम, श्याम, ये अपने फेवरेट एग्जाम्पल,
कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट। क्योंकि ये कैपिटल और ड्राइंग्स भी कौन लेके आता है? इंसान लेके आता है। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, ए इज ड्राइंग, बी इज ड्राइंग, सी इज ड्राइंग्स। ओके। डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट। Okay, these are the natural personal account. Second one, artificial personal account, artificial personal account। इसमें कौन आएगा? फर्म्स, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, जो भी अलग। दैट मीन्स क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसानों ने जो चीजें बनाई, ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, तो लिखो दीज आर नॉट ह्यूमन बींग्स, दीज आर नॉट ह्यूमन बींग्स। आर्टिफिशियल है, ह्यूमन बींग्स नहीं है, बट अ क्रिएशन ऑफ, human beings। ओके, एग्जाम्पल। सबसे पहले फर्म, कोई फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो। कंपनीज अकाउंट, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। ये लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड समझते हो? किसी कंपनी के तो आगे तो लिमिटेड लगा होता है, किसी कंपनी के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगा होता है। ऐसा क्यों? पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। अच्छा बताओ, रिलायंस कंपनी पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है? प्राइवेट। मुकेश अंबानी की प्राइवेट, तुमने पब्लिक बताया। अच्छा, लिमिटेड लगाते हैं, तो फिर वो प्राइवेट कैसे हुई? आईपीओ लगाया हुआ है। अच्छा, इतनी बातें भी जानते हो, गुड। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, लिमिटेड लगाती है, पब्लिक कंपनी है। गुड तनिषा, हाँ संभव पब्लिक कंपनी। अच्छा एक बात बताऊं, जितनी भी आप कंपनीज के नाम जानते हो ना, जनरली जो आप देखते हो कि शेयर मार्केट वगैरह में नाम आते हैं, बड़े बड़े कंपनीज है, टाटा है और रिलायंस है, बिरला है, ये सब। हाँ अडानी, हाँ अडानी को तो भाई कौन भूल सकता है आज के टाइम में, अडानी है, ठीक है ना। ये सारी कंपनीज क्या है? पब्लिक कंपनी। ऐसी कंपनी जो पब्लिक से पैसा रेज कर रही है, अपना पैसा भी तो लगा हुआ है। मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी का क्या है? फाउंडर मेंबर। एक मुकेश नहीं कहूंगा, फाउंडर मेंबर तो और भी अलग है, उनसे भी पहले थे, धीरू भाई अंबानी, ठीक है। बट सीईओ है, जो मैं आज के टाइम जो सबसे ज्यादा काम कर रहा है, मैनेजिंग पर्सन है, वो कौन है? मुकेश अंबानी है। ज्यादातर शेयर्स किसके पास है? मुकेश अंबानी के पास है। लेकिन ये कंपनी कौन सी है? पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनीज में तो 200 मेंबर से ज्यादा मेंबर हो ही नहीं सकते, बट रिलायंस कंपनी का तो तुम भी मेंबर हो, मैं भी मेंबर हूं, हमने भी तो शेयर ले रखे हैं, तो वी आर द शेयर होल्डर्स एंड मेंबर ऑल्सो, राइट? सो दीज कंपनीज आर पब्लिक कंपनीज, ठीक है ना। ओके, तो लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, तो जो भी बड़ी आप कंपनीज देख रहे हो टाटा की, जैसे लाइक टीसीएस वगैरह, टाटा पावर वगैरह, टाटा मोटर वगैरह, ठीक है ना, ये सब क्या है? पब्लिक कंपनीज है। ओके ओके, तो ये सब अपने कहां पे आएंगी? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगी। इंस्टीट्यूशंस अकाउंट। अच्छा मैंने एक आईपीओ वर्ड बोला था, आईपीओ क्या होता है पता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या होता है? ये जब कंपनीज पब्लिक के पास जाती है कि आओ जी आओ, हमारी कंपनी के अंदर पैसा लगाओ। तुम लोगों ने कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर पढ़े हैं ना, इश्यू ऑफ शेयर्स, तो पब्लिक ऑफर किया जाता है ना। दैट पब्लिक ऑफर इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। जो सबसे पहले किया जाए वो इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो एक बार होने के बाद वापस कंपनी को वापस कभी इन फ्यूचर पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो लाती है एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, दोनों ही बोला जाता है उसको, ठीक है ना। बट है तो पब्लिक ऑफर ही। एक बार आई लग गया इनिशियल और एक बार लग गया फर्दर, दैट इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ओके, बैंक अकाउंट। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना कि कैश इज अ रियल एंड बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, तो ध्यान रखना। क्लब अकाउंट, क्लब अकाउंट। ओके, नाउ नेक्स्ट
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्या ये सुना है कभी आप लोगों ने? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट नहीं सुना ना? लग रहा है तुम्हारी आवाज से कि नहीं सुना। अरे सर ये तो 11th कोर्स में था ही नहीं। था, स्किप हो गया होगा, याद नहीं रहा होगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अच्छा एक बात बताओ, जैसे किसी का सैलरी पेंडिंग पड़ा है अभी तक, एट द एंड ऑफ द ईयर किसी इंसान को सैलरी पेंडिंग पड़ा है, राइट? मतलब मान लो ये संभव, ठीक है ना, संभव किसी बड़ी सी कंपनी में जॉब कर रहा है ना, अच्छा सोचते हैं ना, और अच्छा फिर इसका सैलरी अभी तक उस कंपनी ने 1 महीने का सैलरी अभी तक दिया नहीं है। मार्च में जो काम किया उसका सैलरी इसको अप्रैल में मिलेगा। अब 31 मार्च को हम तो क्या बनाते हैं, P&L और बैलेंस शीट बनाते हैं। हाँ जी बनाते हैं। तो वो जो सैलरी है 1 महीने का सैलरी, मान लो 2 लाख रुपए, तो वो जो 2 लाख रुपए है वो कैसे शो होगा? क्या कंपनी के लिए लाइबिलिटी है? यस, कंपनी के लिए लाइबिलिटी है ना, 2 लाख रुपए संभव को देने हैं, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाएगा। क्या बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में क्या नाम लिखेंगे? सैलरी पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, राइट? क्या संभव का नाम आएगा? नहीं आएगा। लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी टू संभव, वो एक आ सकता है, बट आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? लिखा जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? संभव को। दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? तो आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनअर्न्ड, प्रीपेड, ये चारों क्या होंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होंगे। क्लियर है? ओके। तो कोई तुमसे बोले सैलरी अकाउंट क्या होता है, बोलना नॉमिनल अकाउंट होता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है? पर्सनल, और उसमें भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ओके, तो लिखिएगा, व्हेन एन अकाउंट represents a particular person, when an account represents a particular person or group of person or group of persons। आउटस्टैंडिंग सैलरी बहुत सारे लोगों का बाकी था, बैलेंस शीट में हम सिर्फ क्या दिखा रहे हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम से दिखा रहे हैं। अब लिस्ट तो बहुत लंबी है, वो लिस्ट देखने के लिए आप जाओ डिस्क्रिप्शन में हमारे नोट्स अकाउंट में जाओ, किस किस का सैलरी बाकी है, लेकिन बैलेंस शीट में सिर्फ क्या दिखा रहे हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके, तो व्हेन अकाउंट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, इट इज टर्म्ड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, और अनअर्न्ड इनकम। क्या आप इन चारों टर्म्स को जानते हैं? प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हालांकि अपन बाद में पढ़ेंगे इनको, बस अभी नाम बता रहा हूं बस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी तक पे नहीं किए हैं, पे करने के लिए लायबल तो हो गए हैं बट अभी तक हमने पे नहीं किया है। ओके, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस आपने एडवांस में पे कर दिया। मैंने रेंट दे दिया 1 अप्रैल को ही, कितने महीने का? 15 महीने का। 15 महीने का 1 अप्रैल को दे दिया। अब 1 अप्रैल से 31 मार्च जब आएंगे तो 31 मार्च तक 12 महीने का तो एडजस्ट हो गया, लेकिन अभी भी 3 महीने का एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि नहीं? नेक्स्ट ईयर के लिए दे रखा है कि नहीं दे रखा? सो दैट इज 3 मंथ्स वो जो रेंट होगा वो होगा प्रीपेड रेंट, प्रीपेड एक्सपेंस। ओके,
एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो ड्यू तो हो गई है बट रिसीव नहीं हुई है, मतलब हम एलिजिबल तो हो गए उसको रिसीव करने के लिए बट अभी तक मिली नहीं है। अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो रिसीव हो गई है इन एडवांस, एलिजिबल नहीं हुआ था मैं उसको रिसीव करने के लिए बट एक्चुअली मुझे मिल गई है। ओके, जस्ट लाइक आप लोगों ने जो फीस दी है, आप लोगों ने जो मान लो फीस दी है, कोई बच्चा आया फैब में आया, कोई बच्चा फैब में आया, उस बच्चे ने क्या किया, मेरे को अगले 6 महीने के लिए फीस दे दी, ठीक है। तो फैब और मार्च वाला तो उसी ईयर में क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन आगे के 4 महीने अप्रैल मई जून जुलाई, ये नेक्स्ट ईयर के लिए वो भी पैसा उसने मुझे पहले ही दे दिया ना, दैट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सर्विसेज तो मेरे को देना बाकी है अभी आगे 4 महीने उसको, लेकिन पैसा तो मुझे मिल गया ना। मान लो वो 2 महीने बाद ही कह दे कि मैं तो जाऊंगा सर, मेरे को तो है ना जाना है, कहीं कोई भी काम आ गया, तो मैं उसकी फीस वापस करने के लिए लायबल हूं कि नहीं हूं? ऑब्वियसली सर लायबल हूं, तो क्योंकि मैंने 4 महीने की सर्विस उसको दी नहीं ना, तो दैट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसीलिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को किस साइड शो करता हूं बैलेंस शीट में? लायबिलिटी साइड, क्योंकि वो बच्चा अगर चला गया तो मुझे वापस उसको फीस देना पड़ जाएगा। क्लियर है वाली जी? ओके, अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, एसेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स। एक्रूड इनकम OU, तुम लायबिलिटी हो, बात तुम्हारी एसेट्स हैं। डरना नहीं है, डायलॉग मार रहा हूं, हाँ ठीक है ना, ऐसे डर गई कि OU तो हमेशा ऐसे याद रखने का, ये बैलेंस शीट है, इसमें क्या OU, तुम लायबिलिटी हो, पा तुम्हारी एसेट्स हैं। पा को कभी लायबिलिटी मानने की गलती मत करना, जीवन का ज्ञान बता रहा हूं, है ना। पा को कभी लायबिलिटी मानने की गलती मत करना। O मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, U मतलब अनअर्न्ड इनकम, P मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस, A फॉर एक्रूड इनकम। अभी कभी नहीं भूलोगे ना, हाँ OU, तुम लायबिलिटी हो, पा तुम्हारी एसेट्स हैं, ठीक है ना। तो तुम तो लायबिलिटी हो और पा तुम्हारी एसेट्स है, अभी यही है ना, तुम पा के लिए लायबिलिटी हो तो पा तुम्हारी क्या है, एसेट्स है ओके चलो डन, समझ। खैर ये तो हम फाइनल अकाउंट्स में और सीखेंगे, बट हाँ ऐसे ही थोड़ा फन के लिए मैंने आपको एक डायलॉग मार दिया है। नाउ नेक्स्ट, तो आपको अभी लिखने की जरूरत नहीं है, और लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना रजिस्टर है, कौन मना करने वाला है भैया। हाँ नेक्स्ट, पर्सनल के बाद नेक्स्ट क्या, 2 गए। नाउ थर्ड वन, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, इसमें क्या क्या आते हैं, अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। Accounts of expenses and incomes are covered in this category. Are covered in this category. Okay. Example: salary, rent, इंटरेस्ट, रिसीव्ड और पेड है ना। रिसीव किया तो इनकम हो जाएगा, पे किया तो खर्चा हो जाएगा। डिविडेंड, ओके, डिविडेंड रिसीव्ड इनकम है, डन। कमीशन, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें जो भी इनकम या एक्सपेंसेस है, ओके। तो दीज आर द नॉमिनल अकाउंट्स। तो हमने क्या किया है, जितने भी अकाउंट्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसको रिकॉर्ड करना होगा, तो रिकॉर्ड करने के लिए हमको अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है, उनका नेमिंग करना होगा भैया, कैश अकाउंट, राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट। इन सारे अकाउंट्स को अपने क्या कर दिया है, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। क्यों? क्योंकि इन कैटेगरीज के बेसिस पे क्या बनाए हुए हैं, रूल्स बनाए हुए हैं कि इन कैटेगरीज का अकाउंटिंग आपको
कैसे करना है, रियल अकाउंट हो तो अकाउंटिंग कैसे करना, पर्सनल अकाउंट हो अगर तो अकाउंटिंग कैसे करना, नॉमिनल अकाउंट हो तो अकाउंटिंग कैसे करना, वो आपको रूल्स बने हुए। इसलिए सबसे पहले हमने इन सारे अकाउंट्स को क्या किया, कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया कि भैया अगर कैश अकाउंट है तो कैसे अकाउंटिंग करनी है, रियल अकाउंट जैसे करनी है, बैंक अकाउंट है तो कैसे करनी है, पर्सनल अकाउंट, सैलरी अकाउंट है तो कैसा करना है, नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है। अब वो रूल्स देखते हैं। चलिए, तो अकाउंटिंग करने के लिए लगाइए हैशटैग अकाउंटिंग अप्रोच। अकाउंटिंग अप्रोच। तो अकाउंटिंग के लिए क्या अप्रोच रहने वाली है सर? अकाउंटिंग के लिए ना हमारे पास बेसिकली दो अप्रोच होती है, एक ट्रेडिशनल और दूसरी मॉडर्न। मॉडर्न को अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोला जाता है। तो अभी हम पहले बात किसकी कर रहे हैं, अभी हम पहले बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की। ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में रियल अकाउंट्स के लिए क्या रूल बना हुआ है, बोलो? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया उसे डेबिट कर दो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया उसे क्रेडिट कर दो। सर ये क्या बात हुई? मैंने कहा तुमने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन में आई है ना, तो बिल्डिंग क्या होगा, डेबिट होगा। रियल अकाउंट्स की बातें कर रहा हूं। और कोई रियल अकाउंट, मशीनरी, मशीनरी खरीदा तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में आया, डेबिट कर दो, डेबिट व्हाट कम्स इन। तुमको कैश रिसीव हुआ, कैश आया ना, डेबिट कर दो। क्यों? क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। अच्छा, यही अगर आप बिल्डिंग सेल कर रहे हो तो बिल्डिंग आपके पास से जा रही है तो क्रेडिट कर दो टू बिल्डिंग। मशीनरी आपके पास से जा रहा है टू मशीनरी। पैसा आपके पास से जा रहा है टू कैश। तो रियल अकाउंट्स के लिए क्या रूल हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर आ रहा है आपके पास, रिसीव हो रहा है आपको, तो डेबिट कर दो, और अगर आप किसी को दे रहे हैं वो, तो क्रेडिट कर दो। क्लियर है? ओके, नाउ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसको रिसीव हो रहा है उसको डेबिट कर दो, जो आपको दे रहा है क्रेडिट द गिवर, उसको क्रेडिट कर दो। मतलब क्या हुआ? अच्छा, खुद की बुक्स में कभी खुद का नाम आता है क्या अकाउंट में? नहीं। मान लो अखिलेश बुक है, मेरा नाम बुक्स ऑफ अखिलेश, मैं अपने ट्रांजेक्शन अपने बुक्स में कर रहा हूं, तो कभी भी अखिलेश अकाउंट नहीं आने वाला है। ठीक है ना? अब मान लो मैंने तनिषा को पैसे दिए, तनिषा को कैश दिया, हाँ कितनी खुश हो रही है। ठीक है, अगली एंट्री में ले भी लूंगा, है ना, मेरे तो हाथ की बात है। ओ ऐसे देखो कैसे चेहरा हो गया। ये गलत बात है। ठीक है, अभी तो चलो पैसा दे देते हैं। तनिषा को पैसा दिया मैंने, तो कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हुए? तनिषा और कैश। मैं क्या करूंगा, अच्छा तनिषा को पैसे दे रहा हूं, तनिषा को पैसे दे रहा हूं, तो तनिषा एंड पैसा बोले तो कैश। ओके, तनिषा इज पर्सनल अकाउंट, राइट, एंड कैश इज रियल अकाउंट। तनिषा के लिए क्या रूल अप्लाई होगा? यस, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो मेरे लिए, मैं तनिषा को पैसे दे रहा हूं, तो पैसे किसको रिसीव हो रहे हैं? तनिषा को, तो डेबिट द रिसीवर। तो मैं अपनी बुक में क्या करूंगा, हाँ तनिषा रिसीवर है उस पैसे की, सो तनिषा अकाउंट डेबिट, और मेरे पास से पैसा जा रहा है ना, तो टू कैश अकाउंट। क्यों? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि कैश के लिए रियल अकाउंट है, कैश इज रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट के लिए रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश क्या था, जा रहा था, सो
टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर है, समझ आया? अच्छा, मान लो तुम्हें पैसा मिल रहा है संभव से, क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू संभव। पैसा मिल रहा है, कैश आ रहा है, कैश जब भी आएगा तो डेबिट करने का, और टू देने वाला कौन? संभव, क्रेडिट द गिवर। क्लियर है वाली चीज? क्या होता है, एक स्टार्टिंग लेवल पे अपने को ये सब चीजें सोचनी पड़ती है, धीरे धीरे तो हमको आदत पड़ जाती है कि पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट, पैसा जा रहा है टू कैश अकाउंट। आगे जाके हमको सोचना ही नहीं पड़ता कि टू रियल, ये रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। कभी नया अकाउंट हमारे सामने आएगा ना तो फिर हमको फिर सोचना पड़ेगा, बट जो प्रैक्टिस में आ गए उसके लिए अपने को फिर सोचना ही नहीं पड़ेगा। ये जस्ट लाइक वैसा ही है कि तुम जैसे घर से इंस्टीट्यूट के लिए निकले, स्टार्टिंग में तुम इंस्टीट्यूट आओगे तो तुम लोग रास्ते पे फोकस करोगे, लेकिन जब तुम्हारी आदत पड़ जाएगी इंस्टीट्यूट आने की तो तुम घर से सोचते हुए कुछ और निकलोगे और इंस्टीट्यूट अपने आप पहुंच जाओगे। होता है कि नहीं होता? रास्ते में क्या क्या आता है कुछ पता नहीं होता कभी कभी, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ और ही चला। क्यों? क्योंकि वो हमारी हैबिट में आ गया। हैबिट में आने पर क्या हो जाता है, एवं ही काम होते रहते हैं। चलिए तो देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेबिट, हाँ रियल हो गया, पर्सनल हो गया, नाउ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, इसमें क्या होएगा? ओके, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, ये क्या थी सर? ये थी अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट को यूज करके बताओ कोई एग्जांपल। सैलरी पेड, सैलरी देंगे, सैलरी खर्चा होता है, तो खर्चा होने के नाते क्या होएगा? डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट, आपने क्रेडिट बोला क्या? हाँ तो डेबिट होगा ना। हाँ अच्छा, मेरे को क्रेडिट सुनाई दिया। ओके, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, पैसा जा रहा है टू कैश अकाउंट। आपको हाँ डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड इज इनकम, और डिविडेंड के थ्रू आपको क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। भैया इनकम है क्या एक्सपेंस है? आता या जाता तो क्या है? कैश है, ठीक है ना, सबसे बड़ा रुपया। हाँ जी, तो कैश एक साइड तो पकड़े हुए है, अगर एक्सपेंसेस हो रहा है या इनकम्स हो रहा है कैश में तो ऑब्वियसली। तो अभी इनकम मिल रहा है तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अच्छा, कमीशन रिसीव हो रहा है तो कैश टू कमीशन। तो पैसा जब भी आए कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, और टू इनकम का नाम। खर्चा कर रहे हो कोई तो खर्चा डेबिट, उस खर्चे का नाम आ जाएगा सैलरी, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, व्हाटएवर, वेजेस वगैरह कुछ भी, ठीक है ना, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, कुछ भी, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ठीक है ना, टू कैश, टू कैश। ओके चलिए जी और आगे बढ़ते हैं। सर ये तो हो गया, मॉडर्न अप्रोच तो हो गया। अब बताइए क्या, ए पार्ट हो गया, सॉरी ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया। नाउ बी पार्ट, मॉडर्न अप्रोच। और तुम लोग ट्रेडिशनल हो कि मॉडर्न हो? मॉडर्न हो, अच्छा ठीक है, ट्रेडिशनल नहीं है। मॉडर्न अप्रोच, या यूं कहूं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। यस, हम भी क्या करेंगे ना आगे जाके, रियल पर्सनल नॉमिनल को तो थोड़ा कम देखेंगे और ये ज्यादा देखेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। हालांकि मिक्स चलता रहता है, कभी दिमाग ट्रेडिशनल अप्रोच को कैच कर लेता है पहले, कभी दिमाग मॉडर्न अप्रोच को कैच कर लेता है। अपना तो काम बनना चाहिए भैया, किसी भी तरह को क्लिक करो, चाहे किसी को भी क्लिक करो। ओके, तो मॉडर्न अप्रोच और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। सर इसमें कैसे होगा? मैंने कहा देखो ये कैसे बता, एक बार रुकना, लिखना नहीं है ना। सारे अकाउंट्स को ये किस कैटेगरी में डिवाइड करा? उसने तो क्या किया था, रियल, पर्सनल और नॉमिनल में डिफाइन किया ट्रेडिशनल ने। तो मॉडर्न अप्रोच कैसे कर रहा है कि अकाउंट्स क्या होते हैं, या तो कुछ एसेट्स हैं या कुछ लायबिलिटीज हैं। ऑर्गेनाइजेशन में या तो कुछ एसेट्स होती हैं या कुछ
लायबिलिटीज होती है, कुछ खर्चे होते हैं, कुछ इनकम्स होती हैं, कुछ इनकम्स होती हैं, और क्या होता है, इन सब के लिए मेरी कैपिटल लगी होती है और कभी कभी मैं उसमें से विथड्रॉ भी कर लेता हूं, ड्राइंग्स, राइट। ओके, बस इतना ही हुआ, ठीक है। ड्राइंग्स का हम बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइंग्स तो क्या हो जाती है, कैपिटल में से लेस हो जाएगी। अब मेनली बेसिकली ये 5 चीजें, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल आपको कहां मिलेगा, बैलेंस शीट में मिल जाएगा, और इनकम और एक्सपेंसेस आपको कहां मिल जाएंगे, P&L में मिल जाएंगे, राइट। अब इनके लिए रूल कैसा लगेगा, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या करना और डिक्रीज हो रहा है तो क्या करना। एसेट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज हो रही है तो आप डेबिट करोगे कि क्रेडिट करोगे, सर एसेट्स, हाँ एसेट्स अगर हमारे यहां पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ओके सर, डेबिट, इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट्स आर क्रेडिटेड, सिंपल। जैसे बिल्डिंग खरीदा आपने तो बिल्डिंग बढ़ा ना आपके पास, पहले से 4 बिल्डिंग थी, अभी एक और खरीद लिया मान लो, तो बिल्डिंग बढ़ गया, तो इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिटेड। और यही बिल्डिंग बेच दो, डिक्रीज इन एसेट, तो क्रेडिट कर दो। अब बताओ रियल लगाना ज्यादा अच्छा कि ज्यादा अच्छा, जो भी अच्छा लगे, ठीक है ना। कैश बढ़ा, डेबिट कर दो, कैश कम हुआ, क्रेडिट कर दो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो तुमको रियल लगाना है तो रियल लगाओ, और ये वाला लगाना है तो ये वाला लगाओ, तुम्हारी इच्छा, जो पहले क्लिक कर जाए नहीं बढ़िया, हमको तो दोनों आते हैं, राइट। ओके, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज बढ़ेगी तो लायबिलिटीज का नीचे होता है क्रेडिट, तो बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, और कम होएगा तो जस्ट लाइक आपने लोन लिया किसी बंदे से, मान लो अपन ने क्या किया है ना, मुकुल से लोन लिया। अब मुकुल से लोन लिया तो एंट्री कैसे बनेगी, पैसा आया मेरे पास, लोन लूंगा तो ऑब्वियसली पैसा तो देगा मुकुल मुझे, तो पैसा आया तो मैं क्या करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन टू, वो पैसा देने वाला कौन है, मुकुल, टू मुकुल, और मुकुल भी क्या, लोन अकाउंट। मुकुल ने भी क्या किया, मुकुल से क्यों किया, क्योंकि लोन स्पेशल किया कि मुकुल भी क्यों है, जुड़ा हुआ है हमसे लोन के लिए। ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मुकुल्स लोन। अच्छा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, ये तो हुआ ट्रेडिशनल अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच क्या हुआ, एसेट्स होती है ना कैश, कैश बढ़ा अपने पास, सो इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिटेड। ओके, मुकुल ने हमको लोन दिया, मुकुल को चुकाना भी तो पड़ेगा, रीपे भी तो करना पड़ेगा, सो इट इज लायबिलिटी ना, एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड, इंक्रीज इन लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड, समझा। ओके, तो दोनों तरीके से अकाउंटिंग चलता है ना, ट्रेडिशनल बेसिस पे भी चलता है और अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिस पे भी चलता है। ओके, अच्छा, आगे जाके जब मैं लोन का पेमेंट कर दूंगा तो मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, और लायबिलिटीज कम होने का मतलब है डिक्रीज इन लायबिलिटीज आर डेबिटेड, लोन अकाउंट डेबिट। टू, पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या यूं कहूं एसेट्स कम हो रही है हमारी तो डिक्रीज इन एसेट्स आर क्रेडिटेड। क्लियर है, ओके। चलिए, हाँ, रियल और नॉमिनल के लिए तो हम फिर भी क्या करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर लेते हैं, लेकिन जो पर्सनल होते हैं ना उनके लिए तो हम हमेशा और हमेशा क्या करते हैं, करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन ही दिमाग में जल्दी आएगा। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर इतना जल्दी क्लिक नहीं होता, लेकिन हाँ अपने होते हैं ये पता है कि अच्छा बंदे से पैसा आया है, बंदे से पैसा आया है, अगर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट कर दो, और अगर हम उसको बंदे को वापस दे रहे हैं तो लायबिलिटी कम हो रही है, डेबिट कर दो। कोई हमारा डेटर है, हमने माल बेचा किसी को, तो अब मैंने किसी को माल बेचा, गुड सोल्ड टू मोहन, गुड सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट बेसिस, क्या एंट्री करता हूं, एक तो मोहन है
क्योंकि मैंने उसको उधार माल बेचा है, पैसा नहीं लिया, तो मोहन का नाम तो लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा भैया, उधार में नाम आना जरूरी है। ओके। 2, मोहन से मैं क्यों जुड़ा, क्योंकि मैंने उसको माल बेचा, सेल्स। तो 2 अकाउंट इफेक्ट हुए, मोहन और सेल्स। अब इसका अकाउंटिंग कैसे होगा मोहन और सेल्स का, कि भैया सेल्स इज और इनकम, तो इनकम्स आर क्रेडिटेड, नॉमिनल अकाउंट लगा दिया तुमने बड़ा इजीली, सेल्स इज इनकम एंड इनकम्स आर क्रेडिटेड, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट बड़ा आसानी से लग गया। अब मोहन को डेबिट क्यों किया, वो माल जो बेचा वो रिसीव किसको हुआ, डेबिट द रिसीवर। एक तो ये होता है। दूसरा, माल बेचा है ना, मोहन अपने को फ्यूचर में पैसा देगा ना, फ्यूचर में पैसा देगा तो आज वो अपनी एसेट है या लाइबिलिटी है, मेरे को पैसा देना है तो मेरी लाइबिलिटी, अगर वो मुझे पैसा देगा तो एसेट है, कहीं से भी पैसा आना है मतलब वो एसेट है। सो एसेट्स आर डेबिटेड, अगर इंक्रीज इन एसेट्स हुआ तो डेबिट। फ्यूचर में जब मोहन से पैसा आ जाएगा तो कैश नाम की एसेट तो बढ़ जाएगी, लेकिन मोहन नाम की एसेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसको मोहन को पहले मैंने एसेट माना था, क्योंकि मोहन ने तो पैसा दे दिया, तो मोहन का तो बैलेंस क्या हो जाएगा, कम, और कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। या फिर डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट, सॉरी, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर, हाँ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हाँ, ताल से ताल मिला सुर से सुर मिला रहे थे ना तुम। चलिए, ओके, समझ में आ रहा है क्या अकाउंटिंग? हाँ सर, बेसिक था, स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है, लेकिन ठीक है, रिकॉल करवा रहे हो तो कर रहे हैं। नाउ एक्सपेंसेस में आगे लिख लूं, एक्सपेंसेस का नीचे क्या होता है, डेबिट ना, ओके, तो बढ़ेगा तो डेबिट और कम होएगा तो क्रेडिट। जस्ट लाइक सैलरी आप दे रहे हो, नॉमिनल, ये जो एक्सपेंसेस और इनकम है ना, उसके लिए बेस्ट रहता है नॉमिनल अकाउंट वाला रूल, ठीक है ना। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। फिर भी चलो, रूल्स है अकाउंटिंग इक्वेशन का तो दिमाग में तो रखना पड़ेगा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, कोई खर्चा हुआ है तो आप डेबिट कर दो। तो डिक्रीज कैसे हुआ, आगे जाके ये सैलरी अकाउंट क्या होगा, क्या बैलेंस शीट में जाएगा कि पी&एल में जाएगा, सर खर्चा है पी&एल में जाएगा। तो हर डेबिट का एक ना एक दिन क्रेडिट होता है और हर क्रेडिट का एक ना एक दिन डेबिट होता है, ये रूल याद रखना, जिसको ये पता है उसको अकाउंटिंग आ गया। क्योंकि जैसे ही मैंने सैलरी को डेबिट किया, मेरे दिमाग में चल रहा था कि अब ये क्लोज कैसे होगा, आज डेबिट कर रहा हूं तो आगे कैसे क्लोज होगा, कभी ना कभी क्रेडिट करना पड़ेगा। ये क्रेडिट कब होगा, ईयर एंड पर, जब ये पी&एल अकाउंट में हम खर्चा दिखा देंगे, पी&एल अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। सेल्स को, सेल्स आप करो तो आपने मान लो मोहन को माल बेचा था, अभी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमने कहा हर क्रेडिट का एक ना एक दिन डेबिट होता है, तो सेल्स अकाउंट को कहां पे क्लोजिंग में आएगा, सेल्स अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में आता है कि नहीं आता, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हो कि नहीं लिखते हो, बाय सेल्स, तो इसकी पोस्टिंग क्या होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, एक बार क्रेडिट एक बार डेबिट, हो गया क्लोज। तो हर क्रेडिट का एक ना एक दिन डेबिट होता है और हर डेबिट का एक ना एक दिन क्रेडिट होता है, डिपेंड करता है कब होगा। अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंस या रेवेन्यू इनकम है तो सेम ईयर में पी&एल और ट्रेडिंग में ट्रांसफर हो गए। अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जस्ट लाइक बिल्डिंग खरीदा, जस्ट लाइक बिल्डिंग खरीदा, एंट्री क्या करोगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, एक एसेट बढ़ा और दूसरा एसेट कम हुआ। अब ये बिल्डिंग अकाउंट कब क्लोज होगा, मैंने कहा सर इस बिल्डिंग पर हर साल क्या लगेगा, डेप्रीशिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा, तो हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, ऐसा करते करते बिल्डिंग की वैल्यू कम होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी, हर डेबिट का एक ना एक दिन क्रेडिट होगा, धीरे धीरे हर साल क्रेडिट होते होते बिल्डिंग की वैल्यू नील हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, या नियरेस्ट टू जीरो हो जाएगी। ओके, या फिर उससे पहले अगर अपन ने बिल्डिंग को बेच दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग हो जाएगा, बिल्डिंग को बेचने पर बिल्डिंग गई ना हमारे पास है तो टू बिल्डिंग, तो हर डेबिट जो आया है वो जाएगा, वही रूल है, क्योंकि जो डेबिट हुआ है वो आगे जाके कभी ना कभी तो क्रेडिट होगा, कोई जल्दी तो कोई बाद में, क्लियर है वाली चीज। ओके, तो नहीं, प्रैक्टिकल भी हो जाता है, आप बिल्डिंग ले रखे हो, ठीक है ना, 100 साल तक यूज मत करो, खंडहर होगा कि नहीं होगा, डेप्रिसिएशन तो लगेगा कि नहीं लगेगा, बस लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, क्योंकि लैंड की वैल्यू कभी खत्म नहीं होती, बाढ़ भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पानी के नीचे रहेगी, जमीन तो रहेगी ना, ठीक है ना, भूकंप भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
फट जाएगी लेकिन फिर जमीन तो रहेगी ना, ठीक है ना। तो लैंड की वैल्यू कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती है, ठीक है। ओके, इनकम्स आर, हाँ जी, इनकम्स आर क्रेडिटेड। इनकम का नेचर क्रेडिट होता है, तो जब रिसीव हुआ तो क्रेडिट, उसको फिर पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट कर देंगे। ओके, कैपिटल का नेचर भी क्रेडिट होता है। जब कोई बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्रेडिट किया गया। फिर अगर कैपिटल डिक्रीज होती है, ड्रॉइंग्स आपने किया, तो उस केस में कैपिटल को क्या कर दिया जाता है, डेबिट कर दिया जाता है। तो बढ़ेगा तो क्रेडिट, गिरेगा तो डेबिट। ओके, एसेट्स का नेचर डेबिट होता है, राइट, नेचर याद रखने का। एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट। लाइबिलिटीज का नेचर, एक्सपेंसेस का नेचर, इनकम्स का नेचर, कैपिटल का नेचर। अब अपने नेचर के अकॉर्डिंग हो रहा है तब तो बढ़ रहा है, दैट इज उसी नेचर में होगा। बढ़ेगा तो डेबिट है, डेबिट करने का क्रेडिट है, क्रेडिट करने का डेबिट है, डेबिट करने का क्रेडिट है, क्रेडिट करने का क्रेडिट है, क्रेडिट करने का। और गिरेगा, डिक्रीज होगा तो रिवर्स करने का, ऑपोजिट करने का, क्योंकि उस टाइम अकाउंट को क्लोज करने का टाइम आ गया, एक तरीके से। क्लियर है? तो अकाउंट्स क्लोजिंग के लिए रिवर्स तो मारना पड़ेगा कि नहीं मारना पड़ेगा। डन, बोलो समझ में आया क्या? ओके, चलिए तो ये लिख लीजिए मॉडर्न अप्रोच, जिसी ने नहीं लिखा है। हाँ, फिर आज के लिए यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं, कल पढ़ाऊंगा प्रॉपर जर्नल्स। चलिए, तो अभी के लिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।